Welcome students in this online education portal of Saket Academy and Parmarth Shiksha Niketan. So in this video we are going to solve some more examples from your NCERT textbooks. Okay. In our previous video we have solved many problems related with concept of charge. Okay, so moving further we have taken here the very first example, that is example 1.1. Okay. So, how can you charge a metal sphere positively without touching it? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. ठीक है, तो एक मेटल स्फीयर है, क्या है, मेटल स्फीयर, ठीक है, और इसको कैसा हमको चार्ज करना है, पॉजिटिवली, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक, और इसको टच भी नहीं करना, पॉजिटिव चार्ज करना है बिना टच किए हुए. ठीक है, तो मैंने चार्जिंग के कितने मेथड बताए थे, 3 मेथड. कौन कौन से थे, 1 था फ्रिक्शन, ठीक है ना, सेकंड क्या था, कंडक्शन, और थर्ड क्या था, इंडक्शन. ठीक है ना, इंडक्शन. तो इन तीनों मेथड में फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें बॉडी को टच नहीं करना पड़ता. ठीक है, तो फ्रिक्शन में 2 बॉडी होती हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, हम रब करते हैं. ठीक है ना, तो जब रब करेंगे तो एक दूसरे को टच करा के करेंगे. ओके. सेकंड क्या है, कंडक्शन. तो कंडक्शन में क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं जो कि क्या रहती है, चार्ज्ड, और दूसरी क्या रहती है, अनचार्ज्ड, है ना, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो टच करा रहे हैं ना, बाय मीन्स ऑफ कंडक्टिंग वायर. ओके. तो केवल और केवल थर्ड मेथड ऐसा है जिसमें हम बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं. ठीक है, 2 बॉडी होती है, एक चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है, और उनको बगल बगल रख दिया जाता है. इसका मतलब अगर इसको बिना टच किए हुए चार्ज करना है तो कौन से मेथड से चार्जिंग होगी, बाई इंडक्शन मेथड. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ना कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इंडक्शन. तो इंडक्शन मेथड में बोला क्या जाता है कि एक चार्ज बॉडी लेके आओ उस अनचार्ज बॉडी के बगल जिसको हमको चार्ज करना है. ठीक है, तो इसे हमें चार्ज करना है. कौन से टाइप का चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है. मतलब यहां पर पॉजिटिव बनना चाहिए, है ना, पॉजिटिव बनना चाहिए पूरे मेटल. तो ये तो कौन सा है, कंडक्टर है ना, मेटल स्फीयर है, तो मेटल का मतलब कंडक्टर है. कंडक्टर पे थोड़ा सा भी कहीं भी चार्ज होगा तो वो तो पूरा पूरा फैल जाएगा ना. तो अगर इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो वो पूरे पे फैल जाएगा. ठीक है, और इंडक्शन मेथड में हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उसके बगल में अनचार्ज रखा तो ये पॉजिटिव तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा सरफेस कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना. तो इसका मतलब इधर नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को हटाना भी पड़ेगा ना. ठीक है, तो अभी वो सब देखेंगे. अभी के लिए सबसे पहली चीज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा. तो पॉजिटिव तब बनेगा जब हम इस मेटल स्फीयर मान लेते हैं कि ये आइसोलेटेड है, इसको एक स्टैंड पे हमने लगा दिया, इस तरीके से स्टैंड लगा दिया. ठीक है, आइसोलेटेड है ये, किसी और से कोई टच नहीं है. अब क्या किया, हम इसके बगल एक रॉड लेकर के आए. कैसी रॉड, चार्ज्ड रॉड. कौन सी चार्ज, नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे पहले से है. अब जब हम इसको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये इस मेटल स्फीयर के सामने वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगी. ठीक, अब ये चार्ज कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इधर इकट्ठे हो जाएंगे ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन. तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल पॉजिटिव चार्ज, और वो भी अट्रैक्शन के कारण जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसी सरफेस पे रह जाएंगे, इस साइड. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड आ जाएंगे. तो अब ये इंड इसका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये इंड इसका कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. अब हमने क्या किया कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया. ठीक है ना, इस वाले एंड को ग्राउंड कर दिया. तो ग्राउंड करने पर क्या होगा कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब फ्लो करके कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में, अर्थ में चले जाएंगे. तो ये सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, ये सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. अब
क्या ये पॉजिटिव चार्ज भी ग्राउंड में चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इस नेगेटिव वाली रॉड से क्या अट्रैक्शन में है, ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ से ग्राउंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर चले गए, तो यहाँ पर इसकी स्टेप 2 की जो फिगर है वो यहाँ बनाते हैं। तो क्या होगा ये, अब ये मेटल स्फीयर इधर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बचा है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन सारे इस ग्राउंड में चले गए तो हमने ग्राउंड को हटा दिया, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, ये रॉड है नेगेटिव वाली, ये इसका स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्राउंड कर रखा था। अब सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ पर ग्राउंड में, ठीक है। तो अब ये मेटल स्फीयर ऐसा है। अब हमने क्या किया, ग्राउंड को हटा दिया। जैसे ही ग्राउंड को रिमूव करेंगे, ये मेटल स्फीयर है ना, ग्राउंड को भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ये रॉड को भी। तो ये मेटल स्फीयर है, तो इसके इस एंड पे जो चार्ज है वो पूरे के पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। तो पूरा का पूरा सरफेस कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। सबसे मेन बात जो है वो ये कि जिस रॉड से हमने चार्ज किया था उस रॉड में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जितना चार्ज उस पर पहले से था उतना ही चार्ज है, और बिना टच किए हमने इस मेटल स्फीयर को भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये है किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करें, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका अगर अपोजिट हमको करना होता, अगर इसका अपोजिट करना होता, तो अगर हमको इस मेटल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना होता, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते, है ना। ये रॉड लेके आते तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाता, और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते। जब ग्राउंड से कनेक्ट करते तो क्या होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड जो होता है वो पूरे चार्ज का भंडार बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत चार्ज है इसमें। ग्राउंड सबसे बड़ा स्टोरेज होता है चार्ज का, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इस मेटल स्फीयर में आकर के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सबको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड को भी हटा देंगे और इस रॉड को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मेटल स्फीयर कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटल स्फीयर को कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों केसेस में हो क्या रहा है, यहाँ पर इस मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। और इस दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, ग्राउंड से जो है इलेक्ट्रॉन मेटल स्फीयर में आ रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक बॉडी है ये और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि पहली बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक, दूसरी बॉडी में जा रहे हैं इस तरीके से। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो कितना समय लगेगा 1 कूलम चार्ज होने में ऑन द अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी पे जिसमें इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, ठीक है, उस पे 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसमें, कौन सा टाइम, वो टाइम जो 1 कूलम चार्ज बनाने में लगेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ मच चार्ज बॉडी टू हैव इन 1 सेकेंड। तो एक सेकंड में इस सेकंड बॉडी पर कितना चार्ज गया ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो
1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इतना है तो 10⁹ का क्या होगा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में सेकंड बॉडी पर कितना चार्ज गया 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज एक सेकंड में दूसरी बॉडी पर आ गया। ठीक है, तो अब हमको दूसरी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना करना है 1 कूलम। ओके, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए इतने से ही क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻10 इतने से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ से कैंसिल होकर क्या बन गया 1 कूलम। और अगर इधर डिवाइड किया है तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/1.6, ये लगभग होता है 6.25 के आसपास। ठीक है ना, 6.25 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो इतने सेकंड लगेंगे एक कूलम चार्ज बनाने में सेकेंड बॉडी पे। इतना सेकंड, अभी सेकंड में तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन और घंटे में भी बहुत ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ईयर में। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। ये पूरा का पूरा किसमें हो गया, अब ये पूरा का पूरा हो गया ईयर्स में। ये पूरा का पूरा टाइम ईयर्स में हो गया। कितने ईयर्स लगेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 198 ईयर्स। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज होने में सेकेंड बॉडी पर कितना टाइम लगेगा, लगभग 198 ईयर्स या 200 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 1 कूलम जो चार्ज है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक, क्योंकि कितने साल लग रहे हैं, लगभग 200 साल लग रहे हैं अगर किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में निकले तब। ठीक है, तो इसलिए ये 1 कूलम जो चार्ज है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये बहुत बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए अपनी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को छोटे छोटे यूनिट बता रखे हैं ना चार्ज के, जैसे कौन कौन, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है, पिको कूलम। मिली का मतलब क्या होगा 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻9। तो मेनली हमको यही 3 यूज करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में कि साइड 1 सेंटीमीटर के क्यूबिक पीस किसका, कॉपर का, उसमें अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रहा सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्जांपल्स हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ऐसे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब इस एग्जांपल को समझ के अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें जो इस तरीके से हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। ठीक है।